Okay, hello student. Today our topic is derivation for radius of different cell, velocity, energy, total energy like that. तो जो टॉपिक आज का हमारा है कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस या फिर फर्दर इसको हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी कि ईच सेल में वेलोसिटी कितना है। देन एनर्जी में टोटल एनर्जी भी कैलकुलेशन है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन और इसका रिलेशन है रेडियस वेलोसिटी। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी यानी कितना फास्ट जो है सर्कुलर मोशन है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन है, इसका फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी है। तो डेरिवेशन का तो जरूरत नहीं होता है रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, लेकिन समझना है। डायरेक्ट फार्मूला हम लोग याद रखते हैं और उससे जो है रेडियस, डिफरेंट सेल का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए फार्मूला बहुत सिंपल है। हम लोग का क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला बहुत सिंपल है, उसको डिराइव भी कर सकते हैं, है ना? कहने का मतलब ये है कि रेडियस की अगर हम लोग बात करें, रेडियस के लिए वो रेडियस या एटम का जो रेडियस है डिफरेंट सेल का, देखिए फार्मूला इसका सिंपली होता है कि रेडियस ऑफ nth सेल इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये सिंपल फार्मूला है रेडियस के लिए। और यहाँ आर नॉट क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसको 2 डिजिट तक लिख सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉन। ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये आर नॉट का वैल्यू है। और एन सेल है और जेड क्या है? जेड इज एटॉमिक नंबर, तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसके लिए जो nth सेल का जो रेडियस होगा वो आर नॉट इंटू एन स्क्वायर होगा। यानी फर्स्ट सेल का जो रेडियस होगा आर नॉट इंटू 1 का स्क्वायर, सेकेंड सेल का जो रेडियस होगा आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर, थर्ड सेल का जो रेडियस होगा आर नॉट इंटू 3 का स्क्वायर, nth सेल का जो रेडियस होगा आर नॉट इंटू n का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया 1 आर नॉट हो गया, ये कितना हो गया 4 आर नॉट हो गया, ये कितना हो गया 9 आर नॉट हो गया। और ये जो है कि इसी तरह n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 1 आर नॉट का मतलब क्या होगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया। 4 आर नॉट इसका 4 टाइम्स लेंगे 1.12 एंगस्ट्रॉम होगा। 9 आर नॉट इसका 9 टाइम्स लेंगे। तो इस प्रकार रेडियस जो है कि डिराइव होता है। अब रेडियस का मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझे ग्राफ से, कि अगर फर्स्ट सेल का न्यूक्लियस से जो फर्स्ट सेल का जो डिस्टेंस है ये क्या है? आर नॉट है। और आर नॉट का मतलब क्या है? 0.53 एंगस्ट्रॉन है। तो देखिए सेल इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट सेल x डिस्टेंस पर है तो सेकंड सेल 2x डिस्टेंस पर होगा, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट सेल का अगर डिस्टेंस x है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है? x है। तो सेकेंड सेल का जो डिस्टेंस होगा, सेकेंड सेल का डिस्टेंस जो होगा ये 4x होगा। इक्वी डिस्टेंस पर नहीं होते हैं। सेकेंड सेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका 4 टाइम्स, फर्स्ट सेल के 4 टाइम्स। फर्स्ट सेल का 1 आर नॉट है तो सेकेंड सेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस 4 आर नॉट है। इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता है। नहीं, फर्स्ट सेल जो है न्यूक्लियस से 0.3 एंगस्ट्रॉन है तो सेकेंड सेल जो है कि 1.12 एंगस्ट्रॉन जो है कि है न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि रेशियो जो होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा? फर्स्ट सेल मान लिया R1:2, R2:2, R3:2, R4 एंड सो ऑन। तो रेडियस का रेशियो देखिए जो है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1:2, 4:2, 9:2, 16:2 स्क्वायर हो जाएगा n का स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि आर नॉट क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो ये रेडियस का जो है कि फॉर्मूला बस इसी टाइप का कैलकुलेशन इसमें है पूरा, बस एक जनरल फॉर्मूला होगा
और उससे डिफरेंट सेल का रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग कैलकुलेट के लिए। सिमिलरली अगर हीलियम की बात करें, हीलियम के लिए नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो सिंपल है। हाँ, कैलकुलेशन सिंपल है ना, सिंपल है, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है और सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसका डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, बस समझने के लिए। बोलिए सर, ये फॉर्मूला सिर्फ बोर मॉडल के लिए ही है? हाँ, बोर मॉडल तो हम लोग बात किए थे ना कि बोर मॉडल किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, बस उसी के लिए ये यूज कर सकते हैं कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में फिर फोर्स का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें रिपल्सन भी होता है, फिर अट्रैक्शन भी होता है, दैट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। केवल बोर मॉडल के लिए या बोर रेडियस के लिए अप्लीकेबल है, बोर के मॉडल के लिए अप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अप्लीकेबल है। नेक्स्ट पेज में मूव करें। देखिए अगर हीलियम की बात करें, हीलियम के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें, हीलियम नहीं कहेंगे, हीलियम प्लस, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और इसके रेडियस की बात कर, रेडियस आर एन की बात करें तो सेम फॉर्मूला है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और हीलियम के लिए जो है कि जेड का वैल्यू कितना है, हीलियम के लिए जो है कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 जो फर्स्ट सेल का रेडियस होगा दैट इज आर नॉट इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि आर नॉट बाई 2 ऐसे हो जाएगा फर्स्ट सेल का। और आर नॉट कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम बाई 2 ऐसे हो जाएगा। सेकेंड सेल का अगर इसका रेडियस बात कर देंगे तो आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा आपका 2 आर नॉट, यानी 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.06 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया। वैसे लिथियम +2 आयन के लिए बात करें, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका जेड का वैल्यू कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, जेड का वैल्यू 3 हो जाता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट सेल का जो रेडियस है R1 का रेडियस है आर नॉट इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, यानी कि दिस इज द आर नॉट बाई 3 हो जाएगा। और R2 जो सेकेंड सेल का रेडियस आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि आर नॉट इंटू 4 बाई 3 होगा, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इसी तरह किसी भी सेल का हम लोग रेडियस डिराइव कर सकते हैं। क्लियर में यहाँ तक? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया और रेडियस के लिए, और ये फार्मूला फिर हर जगह यूज हो जाता है। रेडियस के फार्मूला के लिए जो जनरल फार्मूला है उसको हम लोग आगे भी डेरिवेशन में यूज करते हैं। ऐसे डेरिवेशन का पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीट के लिए, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। नेक्स्ट पेज में चलिए हम लोग बात करें डेरिवेशन फॉर रेडियस, नहीं, डेरिवेशन फॉर बोर रेडियस। देखिए बोर रेडियस के डेरिवेशन के लिए दो बेसिक फार्मूला है, हाँ रिलेशन है, उसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं। पहला ये कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो एंगुलर मोमेंटम है mvr इज इक्वल टू nh/2π, किसके मल्टीपल होता है, h/2π कांस्टेंट है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n क्या है, सेल, h/2 का मल्टीपल होता है। ये बोर मॉडल से आता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट इनटू n, h/2π कांस्टेंट है। तो एक ये रिलेशन है बोर मॉडल का। एक रिलेशन हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कूलम्ब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो ये होता है mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kZe²/r², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये दोनों रिलेशन का यूज करके हम लोग रेडियस का जो जनरल फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, उसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए इस दोनों रिलेशन को रीअरेंज करना है, कैसे रीअरेंज करेंगे,
कि देखिए इसमें से वेलोसिटी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, वी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, और इसमें से भी जो वेलोसिटी है इसको जो है कि सेपरेट करेंगे। तो इसको रीअरेंज करके इक्वेशन को लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, तो NH बाई 2 पाई mr। अच्छा, इसको अगर स्क्वायर करते हैं, वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं, इसको लिखेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर लिख दिए। और देखिए यहाँ भी v स्क्वायर हमारा इसमें भी है, इससे v स्क्वायर को अगर अलग करेंगे, v स्क्वायर को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kze स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई, देखिए ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये r से क्या होगा, r कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा जो है कि वी स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, तो kze स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr। देखिए यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इन टर्म ऑफ बोर जो रिलेशन है उसके रिस्पेक्ट में वी स्क्वायर आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। ये वेलोसिटी किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही वेलोसिटी है। और जो कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट किए, यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो गया, kze स्क्वायर बाई mr। तो दोनों तो वेलोसिटी ही है और दोनों इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, नहीं दोनों को इक्वेट, मान लीजिए इसको इक्वेशन जो है कि हम लोग थर्ड कर लिए और इसको इक्वेशन फोर्थ कर लिए, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को जब इक्वेट हम लोग करेंगे तो देखिए ये जो वेलोसिटी स्क्वायर है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं kze स्क्वायर बाई mr, ठीक है ना। और ये जो वेलोसिटी स्क्वायर है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और फिर जो है कि r स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से r का वैल्यू मिल जाता है, ये r से r कैंसिल होगा, r स्क्वायर, और इस r को हम लोग इस साइड ले लेंगे क्योंकि रेडियस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बच क्या गया, देखिए हमारा जो है कि नेट जो है रिलेशन क्या बच रहा है, नेट जो हमारा रिलेशन बच रहा है दैट इज, देखिए ये n स्क्वायर h स्क्वायर, r को ये इस साइड ले लिए, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, देखिए m से m भी कैंसिल होगा, m स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है ना। अब बच गया जाएगी 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये पूरा आर का जो है कि जनरल जो है कि रेडियस के लिए जनरल फॉर्मूला हो। इसमें हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम चीज क्या है, कांस्टेंट है, बस वेरी क्या कर रहा है, एक सेल वेरी करेगा n स्क्वायर, और एक एटॉमिक नंबर, एलिमेंट टू एलिमेंट एटॉमिक नंबर वेरी करेगा, बाकी कांस्टेंट है। यानी कि ऐसा कर सकते हैं, इसी को हम लोग जो है कि लिखते हैं आर जनरल, इसका इक्वेशन आर इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, बाकी सब कांस्टेंट है जो आर नॉट में इंक्लूड हो जाता है, बाकी सब कांस्टेंट है जो आर नॉट में इंक्लूड हो जाता है। और फिर जो आर नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 0.529 एंगस्ट्रॉन 10 मीटर में आ जाता है, सिंप्लीफाई इसको करते हैं। और जो कांस्टेंट क्या क्या है, देखिए h एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या है, h कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है ना। h का वैल्यू, h कांस्टेंट हो गया, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, पाई का वैल्यू जो है कि कितना हो जाता है, पाई का वैल्यू 3.14 हो जाता है। k भी फोर्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। जेड वेरिएबल ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाता है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग जो रखते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg जो है कि होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सारे कांस्टेंट को रखते हैं तो यही हमारा आर नॉट हो जाता है, और आर नॉट 0.0521 एंगस्ट्रॉन हो जाता है। तो दिस इज डेरिवेशन फॉर रेडियस, रेडियस के लिए डेरिवेशन है, लेकिन अल्टीमेटली ये उतना मायने नहीं रखता है, ये जो फॉर्मूला जो आया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बस इसी का हमको जरूरत आगे पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया ना यहाँ तक? यस सर।
ओके। यस सर। तो बस इसका क्वेश्चन जो हम लोग पिछले पेज में सब किए वही पूछा जाता है, उसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा नीट में या टेस्ट में, बस इसी फॉर्मूला पर बेस्ड होगा। फॉर्मूला कैसे आया, बस इसको हम लोग डेरिवेशन 2 रिलेशन से स्टेब्लिश करते हैं, डिराइव कर लेते हैं। तो ये था डेरिवेशन फॉर रेडियस। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। अब आगे जितना भी कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें ये रेडियस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, n²h²/4π² के जेड ई स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम लोग रिलेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग डिराइव कर लिए। इसी का डायरेक्ट यूज करके वेलोसिटी और एनर्जी का भी हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज मूव करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये भी है कि देखिए रेडियस जो हो रहा है, रेडियस जो है का वेरिएशन कैसा होता है। तो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा रेडियस जो है बढ़ेगा, सेल का रेडियस इंक्रीज करेगा और इसके पावर n² से वेरी कर रहा है। और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस में। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा, रेडियस का वैल्यू कम होगा। तो ये दो रिलेशन याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, n², n³ n² के वेरी करता है। ये दोनों रिलेशन यहाँ से आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं और वी टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन फॉर velocity of electron, velocity of electron in cell, velocity of electron in cell। तो कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल हम लोग का देखिए, वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जनरल फार्मूला है। और वेलोसिटी इन nth सेल जो है ये होता है v0, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इनटू z/n, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एटॉमिक नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल। मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी ज्यादा होगा। एंड वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से जो है दूर जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स डिक्रीज करता है। फोर्स डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी ही डिक्रीज करता है। वेलोसिटी क्यों डिक्रीज करता है कि दूर जाने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है। काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि दूर जाने पर काइनेटिक एनर्जी जो है कि डिक्रीज करता है। दूर जाने पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करता है, अट्रैक्शन भी डिक्रीज जो है कि डिक्रीजेज। तो ये सिंपल फार्मूला हो गया, Vn इक्वल टू V0 Z इंटू n। Z एटॉमिक नंबर है, Vn क्या हो गया हमारा, Vn वेलोसिटी इन nth सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। nth सेल में जो है कि वेलोसिटी कितना है, और V0 कांस्टेंट होता है। इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 2.19 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। या इसको कैलकुलेशन के लिए 2.2 into 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे, या मीटर में चेंज करना है तो 2.2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड जाएगी। तो ये वैल्यू वेलोसिटी V0 का वैल्यू, यानी फर्स्ट सेल में जो वैल्यू होगा 2.2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये जनरल फार्मूला जो है कि Z क्या है, Z इज एटॉमिक नंबर। Z क्या होगा, एटॉमिक
एटॉमिक नंबर होगा, और n क्या है, सेल का जो है कि वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें, हाइड्रोजन के लिए नहीं, अगर फॉर हाइड्रोजन बात करें, फॉर हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन के लिए जो है कि जेड का वैल्यू क्या होता है, जेड का वैल्यू 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए जो वेलोसिटी होगा NH सेल का, ये V0 इंटू जेड क्या हो गया 1/n, है ना, n हो गया। तो फर्स्ट सेल का वेलोसिटी क्या होगा V0/1, यानी कि V0 यानी कि 2.2 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। सेकेंड सेल में देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा V0/n, V0/2, यानी इसका हाफ हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। हमारे लिए हीलियम के लिए कैलकुलेट करना है कि हीलियम में फर्स्ट सेल का, ठीक है ना, या सेकंड सेल का वेलोसिटी क्या होगा। देखिए हीलियम के लिए अगर हम लोग हीलियम के लिए कैलकुलेट करें कि V2 क्या होगा, तो V0 Z/n होता है। तो V0 Z क्या होता है 2 होता है, n भी क्या है 2 है, तो ये V0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हीलियम का जो सेकंड सेल का में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, वो हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ भी V0 है, यहाँ भी क्या आ रहा है V0 आ रहा है। इस प्रकार सिंपल फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी जो है किसी भी सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ओके। सर ये सिर्फ बोर मॉडल के लिए ही है या फिर सबके लिए? हाँ, बोर मॉडल के लिए, यानी कि बोर मॉडल में कैसा होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल के लिए, बोर मॉडल किसके लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, या ऐसा एटम जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसी के लिए ये सारा फॉर्मूला वैलिड है ना। अगर मान लीजिए जो पूछ देता है कि लिथियम के लिए वेलोसिटी क्या होगा, तो ये मानना होगा कि लिथियम तो है लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें लिथियम +2 आयन के लिए हम लोग सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल किसके लिए होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसी के लिए सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सिंपली लिख देता है कि लिथियम सेल का थर्ड से, लिथियम के थर्ड सेल का जो है कि रेडियस कितना होगा, तो मतलब समझना है सब चीज कैलकुलेशन सिर्फ हम लोग बोर मॉडल में ही करते हैं, बोर मॉडल के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर है ना? तो बाय डिफॉल्ट बोर मॉडल ही समझना है, बोर मॉडल ही हम लोग को पढ़ना है सिर्फ। ओके सर। तो ये था वेलोसिटी के लिए जनरल फॉर्मूला। देखिए इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में डेरिवेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। देखिए वेलोसिटी का डेरिवेशन के लिए ये है, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। तो जो डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी है इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं बोर के रिलेशन के, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है। देखिए फॉर अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल mv r इक्वल टू क्या है NH/2π। हम लोग किसके लिए डेरिवेशन लेना है, वेलोसिटी के लिए। बस वही दो बेसिक रिलेशन है, एक बोर मॉडल का और एक कूलम्बिक फोर्स, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस रिलेशन से हम लोग अगर वेलोसिटी को अलग करें तो क्या हो जाएगा NH/2πmr हो गया। ठीक है ना? तो इसमें देखिए सारा चीज कांस्टेंट मिल रहा है, एन तो वेरिएबल ठीक है ना, एन हमारा जो है कि वेरिएबल है। हाँ, NH/2πmr हो गया। ठीक है ना, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये r का जो रेडियस जो है ये वही हम लोग यूज करेंगे जो पिछले में डिराइव किए थे, डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। इसको तो एक बार फिर लिख दे रहे हैं, NH हो गया और डिवाइडेड बाय जो है कि 2π हो गया, और m भी है। और r का जो वैल्यू हम लोग डिराइव किए थे r इक्वल टू, देखिए उसको डिराइव उसको लिख रहे हैं r इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 4π² m² kz e²। ये रेडियस का हम लोग जस्ट डिराइव किए
दोनों रिलेशन से यूज करें तो डायरेक्ट इसको यूज कर लिया। अब देखिए इसमें सिंप्लीफाई अगर करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई तो देखिए NH से ये N और H कैंसिल होगा, पावर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई से ये देखिए 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर M से M स्क्वायर भी कैंसिल होगा, फिर K Z और E स्क्वायर बच गया। तो क्या क्या इसमें लेफ्ट हो रहा है, देखिए नीचे में 2 पाई M, ये जो है नीचे में जो बच जा रहा है ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई M, और फिर क्या बच गया K, ठीक है ना। फिर जो है कि Z, और फिर क्या हो गया E स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये देखिए क्या हो गया N और H, ठीक है ना। देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है तो यहाँ Z बचा और ये N बचा, वेरिएबल हो गया। बाकी सबको एक साथ जब लेते हैं तो V इक्वल टू आ जाए, इसी को लेते हैं V इक्वल टू, देखिए क्या आया 2 पाई M K E स्क्वायर डिवाइडेड बाई H, और वेरिएबल हो गया Z बाई N, और इसी का वैल्यू हम लोग लेते हैं V नॉट इंटू Z बाई N, जहाँ V नॉट का वैल्यू हम लोग पिछले जो है कि स्लाइड में लिखे, तो Vn इक्वल टू V नॉट Z बाई N। अब देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, K का वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट वैल्यू इस फॉर्म में आ जाता है। तो ये वेलोसिटी के डेरिवेशन के लिए है, तो डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है कि V इक्वल टू V नॉट Z बाई N। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ओके, नाउ वी डिस्कस फॉर हाइड्रोजन एटम, ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ सर सेकंड सेल, प्लीज तो हम ये कह रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड सेल ऑफ हीलियम, और ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ थर्ड सेल इन लिथियम, ये इक्वल होगा। क्योंकि देखिए वेलोसिटी क्या है हमारा V नॉट इंटू Z बाई N है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल का हाइड्रोजन का जो वेलोसिटी है दैट इज V नॉट, Z का वैल्यू 1 है, N का वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए ना 1 है, तो ये हमारा V नॉट आ गया। अगर जो है कि वेलोसिटी हमको लेना है V2 किसके लिए, हीलियम आयन के लिए, तो ये हो जाएगा V2, और हीलियम के लिए Z2 है और सेकंड सेल का 2 है, तो ये भी आ गया हमारा V नॉट। अगर वेलोसिटी V3 सेल थर्ड सेल का लेना है लिथियम के लिए, तो ये भी होगा V नॉट 3/3, ये भी हमारा V नॉट हो जाएगा। तो V बाई N जिसका इक्वल होगा Z बाई N जो है कि जिसके लिए इक्वल होगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा V नॉट हो जाएगा। अगर Z और N सेम कर दे तो वेलोसिटी V इक्वल टू क्या हो जाएगा V नॉट होगा। तो ये एक जनरल कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन फॉर एनर्जी। ओके, देखिए एनर्जी जो है ये 3 डिफरेंट टाइप से एनर्जी की हम लोग बात करते हैं कि जो एनर्जी है इसमें हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें एक रिलेशन ये भी है कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी ये हमेशा निगेटिव में होगा। निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाउंड है, एक स्टेबल सिस्टम है। निगेटिव का मीनिंग सिर्फ ये, जैसे हाइड्रोजन का ऐसे समझिए इसको कि है ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेल में जो इसका टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, निगेटिव होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है, निगेटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है कि उतना ही होता है जितना टोटल एनर्जी होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सर ये हाइड्रोजन का टोटल एनर्जी है क्या? क्या बोले? सर ये जो आपने टोटल एनर्जी -13.6 ये हाइड्रोजन का ना? हाँ, हाइड्रोजन के लिए ये जो है कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के हम लोग बात करें। हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बहुत कम होता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट, एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। एक जूल से भी वेरी वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम है। तो क्या बोले, टोटल एनर्जी कितना है? 13.6। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा लेकिन प्लस में होगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, 1/2 मास पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होता है। और थर्ड रिलेशन ये है कि पोटेंशियल जो एनर्जी होता है ये डबल होता है, टोटल एनर्जी के डबल होता है। तो देखिए टोटल एनर्जी 13.6 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी 2 × -13.6 ठीक है ना, यानी कि 27.2 -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का क्या होता है? डबल होता है। तो ये रिलेशन भी याद रखना है, इंपोर्टेंट हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, या कह सकते हैं टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाता है। टोटल एनर्जी हाफ होगा किसके? हाफ ऑफ जो है कि पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। और टोटल एनर्जी भी ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगा, बस साइन अपोजिट होगा। और पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा। एक एग्जांपल दे दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जो है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या हो गया हमारा? टोटल एनर्जी। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ एनर्जी जो है, डिफरेंट टाइप का एनर्जी और उसमें सिंपल रिलेशन देखें। नेक्स्ट पेज में हम ये बात करेंगे कि हम लोग जनरली टोटल एनर्जी की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में, कि जो टोटल एनर्जी जिसको सिर्फ हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी। नेक्स्ट पेज में करें। ओके, तो ये कह रहे थे कि हम लोग हाँ, हम लोग जो एनर्जी की बात करते हैं ये टोटल एनर्जी ही होता है। तो टोटल एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला होता है बाय डिफॉल्ट, ये देखिए होता है कि E0 Z²/N², ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। यहाँ E0 क्या होगा? E0 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जेड एटॉमिक नंबर है और एन क्या है? सेल है। जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। एनएच सेल, एन जो है कि सेल हो गया 1 2 3 4। अब फॉर हाइड्रोजन की बात करें, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जो En है, एनएच सेल का एनर्जी है ये E0 × जेड क्या है? 1 × 1 का, सॉरी जेड क्या हो गया? 1 हो गया। जेड क्या हो गया हाइड्रोजन के लिए? हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 हो गया। तो 1/n², यानी कि E0/n²। इन हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का एनर्जी जो है कि E0/1², सेकेंड सेल का एनर्जी E0/2², थर्ड सेल का एनर्जी
ई नॉट बाई 3 स्क्वायर, फोर्थ सेल का एनर्जी ई नॉट बाई 4 स्क्वायर। और देखिए ये कि इनट कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो गया 13.6 -13.6 बाई 4, ये आ जाता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई नॉट यानी कि -13.6 डिवाइडेड बाई 9, ये 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और -13.6 डिवाइडेड बाई 16 तो 0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट सेल होगा इसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एनर्जी जो है कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड सेल होगा -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फोर्थ सेल होगा, फोर्थ सेल -0.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मतलब ये कि ये मिनिमम एनर्जी है, निगेटिव में है ना, ये मिनिमम एनर्जी हो गया फर्स्ट सेल में मिनिमम। जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होता है, इंक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज। और जो इन्फिनिटी पर होगा ना, इन्फिनिटी पर ये मैक्सिमम एनर्जी होता है, और इसको हम लोग जीरो लेते हैं। मैक्सिमम यानी जितना निगेटिव है उतना मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम हो गया हाइड्रोजन के लिए। और हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के लिए जेड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हीलियम के लिए सिमिलरली हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। देखिए अगर फॉर हीलियम की बात करें, हीलियम आयन के लिए बात करें तो इसके लिए जेड का वैल्यू क्या है, हमारा 2 है। फर्स्ट सेल का एनर्जी क्या हो जाएगा, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ई नॉट जेड क्या है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, और एन क्या है, 1 सेल है, यानी कि 4 ई नॉट। यानी जितना एनर्जी हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल का है उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 4 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितना हो जाए तो 56, देखिए 4 6 जा 24, 2 हो गया, और 12 और 2 14 हो गया, और 415 जो है कि 54.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया फर्स्ट सेल का एनर्जी हीलियम के लिए। वैसे ही सेकंड सेल का एनर्जी क्या होगा, देखिए ई नॉट और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, और एन क्या है, सेकंड सेल है, 2 का स्क्वायर। तो ये ई नॉट के इक्वल हो जाएगा। यानी हीलियम का सेकंड सेल का एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल के इक्विवेलेंट हो गया, इक्वल हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। मतलब ये इसको यहाँ जनरलाइज कर सकते हैं कि देखिए एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल फॉर हाइड्रोजन ये इक्वल होगा एनर्जी ऑफ सेकंड सेल ऑफ हीलियम प्लस, ये इक्वल होगा एनर्जी ऑफ थर्ड सेल ऑफ लिथियम जो है कि +2 आयन, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि यहाँ भी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 1 होगा, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1/1, हीलियम का जेड कितना होता है 2 होता है, तो 2/2 का स्क्वायर। लिथियम का जेड कितना होता है 3, और थर्ड सेल के लिए 3 स्क्वायर। तो ये एनर्जी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू सेकेंड सेल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू थर्ड सेल ऑफ लिथियम का एनर्जी इक्वल होगा। तो ये था एनर्जी का फॉर्मूला। और ये भी हम लोग देखें कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में जो है कि टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन का टोटल एनर्जी 13.6 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है कितना हो जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका सेकंड सेल में काइनेटिक एनर्जी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे होगा। थर्ड सेल में काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है कि 1.54, ऐसे होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होता है, बस प्लस माइनस का जो है कि डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल होता है। फर्स्ट सेल में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो
7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे होगा। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके देखिए इसका डेरिवेशन भी है, 2-3 मिनट में इसका फॉर्मूला यही हो गया सारा क्वेश्चन, या फिर यहाँ तक हम लोग को सॉल्व हो जाता है। डेरिवेशन भी 2 मिनट लेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, और फिर इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कि प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रॉन है, वेव एंड पार्टिकल नेचर, ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डेरिवेशन देखिए। डेरिवेशन फॉर एनर्जी, derivation for energy of electron in a cell, energy of Bohr model, derivation of energy for Bohr model. देखिए इसमें डेरिवेशन में ये है कि टोटल एनर्जी क्या होता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अब प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का, यहाँ पर सिस्टम क्या है, एक प्रोटॉन है और सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है kZe²/r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी चार्ज के रूप में लिखेंगे K Q1 Q2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो K कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ 1 इंटू चार्ज ऑफ 2 बाई रेडियस, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया कि kZe²/r हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv², ये हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और देखिए काइनेटिक एनर्जी, और हम लोग ये देखे थे रिलेशन जो है देखे थे सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि देखिए mv²/r ये क्या होता है, kZe²/r², ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ठीक है, r से तो r कैंसिल हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं कि mv² का वैल्यू क्या हो गया, kZe²/r। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, kZe²/r हो गया। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी इस रिलेशन से हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, देखिए यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है कि कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इससे ये मिला mv² का वैल्यू क्या मिल गया, kZe²/r। तो ये वैल्यू जाएगी, देखिए 1/2 तो 1/2 ही लेंगे। mv² का वैल्यू ये वाला रख रहे हैं kZe²/r, kZe²/r। देखिए ये दोनों, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में, ये पॉजिटिव में है, और मैग्नीट्यूड में क्या है, ये हाफ है, नहीं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये 1 kZe²/r है, ये हाफ kZe²/r है, यानी कि मिल गया हमारा हाफ ऑफ kZe²/r। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ kZe²/r। ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल, यहाँ से ही रिलेशन हम डिराइव किए थे, रिलेशन हम दिखाए थे, यहाँ से रिलेशन हम लोग कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन को देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी हमारा कितना आ गया। अब रिलेशन देख रहे हैं, पहला रिलेशन ये है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर ऐसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है बाई मैग्नीट्यूड, साइन को छोड़ दे तो बाई मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। देखिए टोटल एनर्जी कितना है, हाफ kZe²/r, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ kZe²। तो टोटल एनर्जी कितना है, हाफ kZe²/r। जब मैग्नीट्यूड का मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ kZe²/r। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होता है, बस ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसा है। तो ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और किसमें, टोटल एनर्जी में।
और देखिए पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है कि देखिए टोटल एनर्जी क्या है के जेड ई स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हाफ के जेड स्क्वायर। यानी कि सेकेंड रिलेशन हम ये कर रहे हैं, सेकेंड रिलेशन ये कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी हमको ठीक है ना, सेकेंड रिलेशन इस दोनों में हम लोग को देखना है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखना है। तो देखिए टोटल एनर्जी को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। कैसे? टोटल एनर्जी हमारा कितना आ गया, देखिए माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारा टोटल एनर्जी है। तो ये रिलेशन आ गया कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, ऐसे हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो एनर्जी होगा वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा। टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ से डेरिवेशन आ जाता है। अब देखिए टोटल एनर्जी क्या आ गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। टोटल एनर्जी कितना आ गया, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, माइनस रहेगा। देखिए सारा कांस्टेंट आर का वैल्यू वही रखेंगे फर्स्ट डेरिवेशन वाला, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर। देखिए आर का वैल्यू हम रख रहे हैं जो पहले में डिराइव किए थे। आर का वैल्यू क्या लिए थे लोग, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, ये हमारा आर का वैल्यू था। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो देखिए ये हो गया 1/2, ठीक है ना, और ये 4 पाई m kz d स्क्वायर होगा ना, 4 पाई m स्क्वायर नहीं होगा, 4 पाई m kz m ठीक, m के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जो है कि ये जो है कि 1/2 हो गया, k जो है कि हमारा ये हो गया k, तो k यहाँ भी ये पूरा टर्म ऊपर जा रहा है तो एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए हमारा k स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर जो है कि हमारा के स्क्वायर m ये ऊपर चला गया, और फिर जो है कि 4 पाई स्क्वायर भी ऊपर गया, 4 पाई स्क्वायर, और z देखिए जेड स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, और फिर e का क्या हो गया, e का पावर 4 हो गया, ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाई क्या बच गया, n स्क्वायर और h स्क्वायर। देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो मेन बच गया जो है कि के स्क्वायर m, m जो है कि 2 से 2 है, 2km स्क्वायर, और फिर पाई स्क्वायर, और फिर e4, और नीचे क्या हो गया h स्क्वायर, और जो वेरिएबल है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो यही वाला टर्म जो है ई नॉट आ जाता है, यानी कि ई इजकल टू टोटल एनर्जी ई इजकल टू ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये डेरिवेशन हो गया, जहाँ ई नॉट का वैल्यू आपका माइनस कहाँ गया, क्या हुआ, हाफ के साथ, सर हाफ के साथ माइनस था ना, एनर्जी टोटल एनर्जी, ये सर माइनस था ना, माइनस हाफ हाँ ये माइनस कैरी आउट होगा, ठीक है, ये माइनस तो है ना, देखिए माइनस है ना, ये माइनस कैरी आउट होगा, माइनस जो है कि कैरी आउट होगा, माइनस जिसको सब हम लोग ई नॉट के वैल्यू में रख लिए, ठीक है ना। तो ई नॉट इजकल टू ही तो आया, ई नॉट यहाँ से सब कांस्टेंट है, के का वैल्यू 9 × 10⁹, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच स्क्वायर जो है कि कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल क्या है एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको बाहर कर दिया, तो सॉरी जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, सारा कांस्टेंट है, और ये माइनस में आ जाता है। ई नॉट का वैल्यू जो है कि माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाता है, ये माइनस कैरी आउट है सब में, क्लियर है ना, ये माइनस, हाँ सर, माइनस करिए सर एग्जाम के लिए तो इतना डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है ना। किसी भी एग्जाम के लिए नो डेरिवेशन, चाहे नीट हो या बोर्ड हो, बस समझने के लिए एक दिखा दिए कि इस तरह का रिलेशन होता है। अल्टीमेटली हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ओके सर। सर आपने एक और चीज बोला था, वो हाइड्रोजन का वो पहले शेल का एटम वो इक्वल होता है हीलियम का सेकेंड शेल, वैसे सर बेरिलियम का फोर्थ शेल भी सेम होगा, वैसे तो चलता है, लिख सकते हैं E4 इजकल टू E4 ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन, ऐसे अच्छा ऐसे हम लिखते जा सकते हैं ना, हाँ हाँ जितना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
And sir, Okay, फिर वो V should be equal to E5 B plus होगा ना एकदम बोरॉन के लिए? हाँ, बोरोन के लिए 4+ होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए बोर मॉडल में। तो B plus हो जाएगा। हाँ, B+4 हो जाएगा, बोरोन के लिए B+4 हो जाएगा, इक्वल टू E5 ऑफ बेरिलियम, सॉरी बोरोन +4 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, E5। क्लियर है ना? तो हाँ सर। एनर्जी और एनर्जी के डेरिवेशन हम लोग यहाँ तक बात किए, और एक छोटा सा और डेरिवेशन है फ्रीक्वेंसी के लिए, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये वाला कैलकुलेशन वाला पोर्शन लगभग खत्म हो गया हम लोग, बस इतना ही डायरेक्ट। सर प्रीवियस दिखाइए ना थोड़ा सा। कौन सा प्रीवियस? ये लास्ट पेज है, प्रीवियस पेज ये। हो गया सर। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.